हेलो दोस्तों, इंडियन कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद तौहीद आलम आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जो उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उसके बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग 10 ऐसे शाखाओं को जाने थे, जिसमें पारिस्थितिकी, अकारिकी, न्यूरोलॉजी, सार्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, कैरियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और कारिकी के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग इसके आगे और लगभग 35 शाखाओं को जानेंगे। यहाँ से दोस्तों कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर दंत विज्ञान को क्या कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ से आगे का जो शाखाएं हैं उसको देखेंगे। हमारा आज का जो पहला शाखा है वो है इथोलॉजी। इथोलॉजी दोस्तों ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन या आचार शास्त्र, यानी कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। इसमें जो जीव जंतु हैं उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। भ्रूणिकी, इसे एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। एम्ब्रियोलॉजी में इसमें भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, भ्रूण की स्थिति में रहता है, तो उसका विस्तृत रूप से अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। भ्रूणों का विस्तृत रूप से अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जैविकी दोस्तों ये जीवन वृत्त का अध्ययन है दोस्तों। ये जीवन लाइफ साइकिल का अध्ययन इसमें किया जाता है दोस्तों। जातिकी के अंतर्गत इसमें जाति के विकास, उद्भव और इसके इतिहास का जो है अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी, इसके अंतर्गत दोस्तों जीव जातियों का नामकरण और इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसको जो है विस्तृत से इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है उद्विकास। इसमें दोस्तों जीव जातियों का उद्भव और विभेदीकरण का इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मिकी, इसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म जो होते हैं फॉसिल्स, इसका अध्ययन जीवाश्मिकी के अंतर्गत किया जाता है। अनुवांशिकी इसमें दोस्तों जीवों के अनुवांशिक लक्षण या वंशागति, जो जीवों में जो अनुवांशिक गुण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होते रहते हैं, इसका विस्तृत रूप से इसका जो अध्ययन है वो अनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों सुजननिकी। इसके अंतर्गत अनुवांशिकी के सिद्धांतों के द्वारा मानव जाति की उन्नति, अनुवांशिकी सिद्धांतों के द्वारा जो मानव जाति का जो उन्नति हुआ है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है दोस्तों। अगला है यूथेनिक्स। इसमें दोस्तों पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति, पालन पोषण द्वारा किस तरह से मानव जाति का उन्नति हुआ है, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। यूफेनिक्स के द्वारा दोस्तों कोशिकाओं में जिन, यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखलाओं में परिवर्तन, इसके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। वही अगर बात की जाए रेडियो बायोलॉजी या रेडियो बायोलॉजी या फिर एक्टिनो बायोलॉजी का, इसमें जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीव में जो रेडिएशन का प्रभाव होता है, उस रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसके बाद है दोस्तों रोग विज्ञान, यानी कि पैथोलॉजी। इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसे रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है वायु जीव विज्ञान एरोबायोलॉजी। इसमें उड़ने वाले जितने भी जीव है उसका अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। कीट शास्त्र, इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसमें कीट पतंग जो होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इसका अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। मत्स्य विज्ञान, इसमें दोस्तों मछलियों और मछली यापन, यानी कि मछली किस तरह से जीवन यापन करते हैं, इसका अध्ययन मत्स्य विज्ञान के द्वारा किया जाता है। सरीसृप विज्ञान, इसमें दोस्तों उभयचरों एवं सरीसृपों, यानी कि रेप्टाइल जो है, जितने भी रेप्टाइल है, उसका अध्ययन सरीसृप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। पक्षी विज्ञान, इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, इसे जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। स्तनी विज्ञान, इसमें दोस्तों स्तनधारियों का
जितने भी स्तनधारी जीव है, इन सारे जीवों का अध्ययन किया जाता है स्तनी विज्ञान के अंतर्गत। इसके बाद है दोस्तों मानव शास्त्र। मानव शास्त्र दोस्तों मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव जाति के संस्कृति और उसके विकास का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। जीव रासायन विज्ञान, इसमें दोस्तों जीव शरीर की रासायनिक का अध्ययन किया जाता है। सीरव विज्ञान यानी कि सेरोलॉजी, इसमें दोस्तों रुधिर का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। रुधिर यानी सीरव का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। प्रतिरक्षण विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षण विज्ञान, इसमें दोस्तों संक्रमण के विरुद्ध जो जीव जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि संक्रमण के विरुद्ध में जो जीव जंतु का शरीर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो पैदा किया जाता है, उसका अध्ययन प्रतिरक्षण विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। जैसे आज की बात की जाए, आज के डेट में कोविड-19 जो पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है और दिन ब दिन भारत में भी यह भयानक रूप में सामने आ रहा है। तो इस स्थिति में कहा जा रहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए जिसका इम्यूनो सिस्टम जिसका बहुत अच्छा है, उसे यह संक्रमण जो है लेट से होता है या फिर वो उस संक्रमण से रिकवर भी बहुत जल्दी होता है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रतिरक्षण विज्ञान जो है इम्यूनोलॉजी, इसमें संक्रमण के विरुद्ध जो जीव जंतु का शरीर प्रतिरोध पैदा करता है, इसका अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान, इसमें दोस्तों आणविक स्तर पर जीवों की रासायनिक का अध्ययन किया जाता है। आणविक स्तर पर जीवों की रासायनिक अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, इसमें दोस्तों अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीवाणु का, विषाणु का। इसमें दोस्तों जीवाणु विज्ञान और वायरस, इस सब का अध्ययन जो है सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। पौध भूगोल, इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी पर पौधे के वितरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पृथ्वी पर जो जितने भी पौधे हैं, इसका वितरण किस तरह से है पृथ्वी पर, मरुस्थल में किस तरह से है, मैदानी क्षेत्रों में किस तरह से है, पर्वतीय क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्रों पर, जलीय क्षेत्रों पर पौधे किस तरह से इसका वितरण कैसे कैसे है, इसका अध्ययन जो है पौध भूगोल में किया जाता है। पौध जीवाश्म, इसमें पौध जीवाश्मों का वितरण एवं उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पौध जीवाश्म का जो जीवाश्म जो पाया जाता है पौधे का, तो उसमें इसका वितरण और इसके लक्षण का जो है अध्ययन पौध जीवाश्म के द्वारा किया जाता है। जैविकी, जैव सांख्यिकी, जी दोस्तों जैव सांख्यिकी, इसमें जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। पुष्प कृषि, फूलों की खेती तथा उससे संबंधित पौधों का अध्ययन। पुष्प कृषि में फूलों से संबंधित जो खेती होता है, फूल का जो खेती होता है, उससे संबंधित जितने भी पौधे होते हैं उसका जो अध्ययन है वह पुष्प कृषि में किया जाता है, तो पुष्प कृषि कहलाता है। शाक विज्ञान दोस्तों, इसमें शाक युक्त जितने भी पौधे हैं उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। पुष्प विज्ञान, इसमें दोस्तों पुष्पों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह था दोस्तों पुष्प कृषि, जिसमें फूल की जो खेती होती है उससे संबंधित पौधे का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। फूल की जो खेती होती है उससे संबंधित जितने भी पौधे हैं उसका अध्ययन पुष्प कृषि के द्वारा किया जाता है। जबकि पुष्प विज्ञान, इसमें फूलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, सिर्फ फूल का, और इसमें फूल के खेती और उससे संबंधित पौधे का पुष्प कृषि में अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी दोस्तों, ये फलों का अध्ययन इसमें किया जाता है दोस्तों। पोमोलॉजी के अंतर्गत जो फल होते हैं फलों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी होती है इसका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी होता है इसका अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों सस्य विज्ञान, इसमें भूमि एवं कृषि संबंधित पौधे तथा फसलों का अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत भूमि एवं कृषि संबंधी जितने भी पौधे हैं और उससे संबंधित जितने भी फसल है उसका अध्ययन जो है सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, जहां से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे यहाँ की अगर बात की जाए दोस्तों पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, इसके अलावा पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, इसके अलावा शाक विज्ञान, इनके अलावा मानव शास्त्र, इसके अलावा कीट शास्त्र यानी कि एंटोमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, इसके अलावा पैथोलॉजी, इसके अलावा ये सारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे बीपीएससी में या फिर बिहार एसआई, बिहार एएसआई, बिहार पुलिस, लगभग इन सारे एग्जामों में, बिहार एसएससी, इन सारे एग्जामों में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन
उठाया जाता है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर के ये आपका प्लस पॉइंट होगा, ताकि एग्जाम में आप किसी से भी पीछे ना रह जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रमुख जैव वैज्ञानिक और उनके कार्य। प्रमुख जो जैव वैज्ञानिक थे और उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, उन्होंने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अरस्तु, इसका जिक्र जो है दोस्तों इस चैप्टर के शुरू में भी कर चुके थे। अरस्तु के बारे में, एरिस्टोटल, यानी कि 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच, इन्होंने दोस्तों इसे एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके अलावा वर्गीकरण विज्ञान और भ्रूण विज्ञान की नींव भी जो है अरस्तु के द्वारा रखा गया था दोस्तों। प्राणी विज्ञान का जनक तो है ही, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने वर्गीकरण विज्ञान और भ्रूण विज्ञान की नींव रखी थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें इन्होंने नींव रखा था। इसके बाद एंटोन वन लीवेनहॉक, इन्होंने सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, इसके केंद्रक की खोज किया था दोस्तों, यानी कि जीवाणु का केंद्रक, प्रोटोजोआ का जो केंद्रक है, इसके केंद्रक का खोज करता कौन है? एंटोन वन लीवेनहॉक। और इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी भी बनाया था दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक भी एंटोन वन लीवेनहॉक है। इसके बाद है कार्ल लिनियस को दोस्तों इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया दोस्तों। जीवों का जो नाम, इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा जाता है, बहुत बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चेचक के टीके का खोजकर्ता कौन है। इसके अलावा इन्होंने प्रतिजैविक क्षमता, इम्यूनिटी का सिद्धांत भी एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया, प्रतिजैविक क्षमता। इसके बाद है दोस्तों विलियम हार्वे, इन्होंने रुधिर परिसरण तंत्र की खोज किया दोस्तों। रुधिर, मानव में जो रुधिर परिसरण तंत्र है, इसका खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। इसके बाद है दोस्तों चार्ल्स डार्विन दोस्तों, ये प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जाति की उत्पत्ति और डार्विन का सिद्धांत दिया दोस्तों। इन्होंने डार्विन का सिद्धांत दिया और पैंजीवाद का जनक भी चार्ल्स डार्विन को माना जाता है दोस्तों। पैंजीवाद का जनक भी चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। इसके अलावा डार्विन सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद है दोस्तों अर्नेस्ट हिकल, इन्होंने प्रजाति आवर्तन नियम के जनक तथा प्राणी जगत को प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ में विभाजित किया दोस्तों। इन्होंने जो प्राणी जगत है इसको दो भागों में बांटा, प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। ये किसने किया? अर्नेस्ट हिकल के द्वारा ये दिया गया। इसके अलावा इकोलॉजी शब्द के जनक भी जो है अर्नेस्ट हिकल है और प्रोटिस्टा वर्ग का खोज भी अर्नेस्ट हिकल के द्वारा किया गया दोस्तों। फ्लेमिंग वाल्टर, इन्होंने दोस्तों माइटोसिस और क्रोमेटिन शब्दों का खोज किया। माइटोसिस और क्रोमेटिन शब्दों का खोज फ्लेमिंग वाल्टर के द्वारा किया गया। इसके बाद है डी यूजीन दोस्तों, इन्होंने जावा कपी मानव जो होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो लंगूर के तरह का होता है, कपी मानव, इसका खोज डी यूजीन के द्वारा किया गया। इसके बाद है दोस्तों ग्रेगर जॉन मिंडल, इन्होंने अनुवांशिकी का सिद्धांत दिया दोस्तों। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकता का जो नियम का प्रतिपादन है, इन्होंने ग्रेगर जॉन मिंडल के द्वारा दिया गया दोस्तों। हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना, बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना दोस्तों। लेमार्क, इन्होंने लेमार्कवाद का सिद्धांत दिया। लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी लेमार्क के द्वारा दिया गया। इसके बाद है दोस्तों लुई पास्चर दोस्तों, इन्होंने आजीवित जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को प्रयोगों द्वारा गलत सिद्ध किया और रोगाणुवाद के जनक तथा जीवाणुनाशक का नियम बताया। लुई पास्चर ने रोगाणुवाद का जनक और जीवाणुनाशक का नियम दिया दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति का वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति का वर्णन किया और ब्राउनियन गति की खोज की। ब्राउनियन गति किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद है दोस्तों स्लीडन तथा स्वान, इन्होंने दोस्तों स्लीडन और स्वान, इन्होंने कोशिकावाद की स्थापना की। स्लीडन तथा स्वान ने
कोशिकावाद सेल थ्योरी का सिद्धांत जो है स्लीडन और श्वान के द्वारा दिया गया। वान बेनेडन दोस्तों, इन्होंने कोशिका में सेंट्रोसोम की खोज की। कोशिकाओं में जो सेंट्रोसोम है इसका खोजकर्ता कौन है? वान बेनेडन। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला है अगस्ट वीजमान दोस्तों, इन्होंने जर्म प्लाज्मवाद तथा अनुवांशिकी में जर्म प्लाज्म का महत्व बताया। डी इवानोव्स्की, इन्होंने सर्वप्रथम वायरस का वर्णन किया दोस्तों। वायरस का जो वर्णन है सबसे पहले इवानोव्स्की के द्वारा किया गया और इन्होंने टीएमवी को निष्कासित भी किया। कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों, इन्होंने रुधिर वर्गों जो ब्लड ग्रुप है इसका खोज किया और 1930 में वीनर के साथ आरएच वर्ग की भी खोज की, आरएच फैक्टर। तो रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर। ह्यूगो डे व्रीज, इन्होंने म्यूटेशन की खोज की दोस्तों और मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। ह्यूगो डे व्रीज, इन्होंने म्यूटेशन की खोज की और मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किया। इसके बाद है डब्ल्यू एस सटन, इन्होंने अनुवांशिकी में गुणसूत्रों का महत्व तथा मायोसिस की खोज की। अनुवांशिकी में गुणसूत्रों का महत्व और मायोसिस का खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू एस सटन। नोएल तथा रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने किया? नोएल तथा रस्का के द्वारा। जॉनसन, इन्होंने सर्वप्रथम जीन तथा फिनोटाइप शब्द का प्रयोग जॉनसन के द्वारा किया गया। जीन तथा फिनोटाइप शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन के द्वारा किया गया। एआई ओपेरिन, इन्होंने रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया दोस्तों। एआई ओपेरियन, इन्होंने रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इसके बाद है दोस्तों जॉनसन, इन्होंने सर्वप्रथम जीन तथा फिनोटाइप शब्दों का प्रयोग किया और एआई ओपेरियन, इन्होंने रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इसके बाद है दोस्तों मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला में लिंग सहलंगता की खोज की और अनुवांशिकता में गुणसूत्रों का महत्व बताया और जिनवाद प्रस्तुत किया। मॉर्गन ने क्या किया? जिनवाद का प्रस्तुत किया और लिंकेज शब्द भी जो है दिया। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों पैलाडे ने, इन्होंने दोस्तों राइबोसोम का खोज किया। पैलाडे ने राइबोसोम का खोज किया। इसके बाद है पोर्टर, इन्होंने कोशिका में एंडोप्लाज्मिक जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका खोज किया। ये दो तरह का होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये RER और SER। RER और SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाटसन तथा क्रिक, इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया दोस्तों। डीएनए का जो मॉडल है इसका डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया और द्विगुण विधि का जो वर्णन है और जीव के रासायनिक प्रकृति का खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है दिया गया। HC खुराना, इन्होंने कृत्रिम विधि से सरल पदार्थों द्वारा जिन का निर्माण ईस्ट कोशिका में किया। इन्होंने कृत्रिम विधि से सरल पदार्थों द्वारा जिन का निर्माण ईस्ट कोशिका में किया दोस्तों। ए फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजैविक के रूप में काम करता है, इसकी खोज जो है ए फ्लेमिंग के द्वारा किया गया दोस्तों। पैट्रिक तथा आर एडवर्ड, इन्होंने दोस्तों प्रथम परखनली शिशु को जन्म दिया। यानी कि परखनली में जो शिशुओं का विकास है इसका खोजकर्ता कौन है? पैट्रिक तथा आर एडवर्ड। रॉबर्ट सी गैलो, इन्होंने दोस्तों अमेरिका एवं लुक मोंटेगनियर फ्रांस, इन्होंने बताया कि एड्स रोग रेट्रोवायरस से होता है। रॉबर्ट सी गैले ने इन्होंने बताया कि जो एड्स रोग है यह रेट्रोवायरस के द्वारा होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। अगले भाग में इससे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है उसे लेकर के आएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।